नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जनरल नॉलेज के 25 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमें बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं। तो चलिए बिना बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पद्मा, मेघना, दिहांग व इनमें से कोई नहीं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है उसको मेघना कहा जाता है। जब यह नदी बांग्लादेश में जाकर मिलती है, ये दोनों नदियाँ, तो उसके बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोला जाता है। और यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है, दिहांग नदी हो जाता है। और भारत के असम में जब प्रवेश करती है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, तो इसमें आयरन और सिलिका, आयरन और सिलिका, आयरन और सिलिका के कारण इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है लेटराइट मिट्टी के कारण। और लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा में होगा। अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया जाए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो सलीम अली। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, या इसी को राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में NSO या CSO कहा जाता है, यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, जो कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी हाइड्रोजन के मिलना क्या होता है, संलयन। यानी कि सूर्य में संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण उसका ऊर्जा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा सेवा बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह, या फिर इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में यह बंदरगाह स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 13। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, वहीं कुल मिलाकर के 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। यानी 13 बड़े बंदरगाह और 200 कुल मिलाकर छोटे बड़े बंदरगाहों की संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। और एक और इससे गुप्त वंश से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था।
फिर इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, और अभी भी यही नियम लागू है, यानी कि अभी भी 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे मतदान दे सकते हैं, और यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसको लागू किया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय मुद्रा में दशमलव पद्धति कब अपनाई गई? तो सन 1957 में भारतीय मुद्रा में दशमलव पद्धति अपनाई गई। अब यह दशमलव पद्धति क्या होती है? दशमलव पद्धति देखिए, पहले भारत में आना चलता था। आना यानी कि 1 रुपये में कुल 16 आना हुआ करते थे, यानी 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे। इसमें जो RBI को तकलीफ क्या थी इसमें, तो कहीं कहीं कैलकुलेशन या फिर आंकड़े जुटाने में 16 आना और 1 रुपया का कुछ आंकड़े जुटाने में उसको समस्या को दूर किया जाए, इसीलिए 16 जब 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे, इन 16 आनों को हटा करके अब 100 पैसा कर दिया गया। यानी कि पहले 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे, और अब क्या होता है, 1 रुपये में 100 पैसे हुआ करते थे, अब 100 पैसे होते हैं। इसी को दशमलव पद्धति कहा जाता है, यानी 16 आना 100 पैसे, यानी 1 रुपये में पहले 16 आना होता था, अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इस पद्धति को दशमलव पद्धति कहा जाता है, और यह 1957 में अपनाई गई थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा। धन्यवाद।